हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। यदि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बैठने वाले हैं और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आज 6 चैप्टर का पीवाई की सीरीज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। और ये वाला वीडियो मेरा पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने 6 चैप्टर का पीवाई की सीरीज करा दिया। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह, ठीक है। राजगृह अजात शत्रु के शासन काल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयनी ने मगध की राजधानी राजगृह से बल्कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। यानी कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या हुआ करता था? राजगृह, ठीक है। लेकिन उदयनी ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। और राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें से पहला है विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी शामिल है, ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में, ठीक है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो यह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। और यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक स्तंभ है, जिस पर अशोक धम लिपि लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो कहाँ है? बिहार के चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने, ठीक है। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। और कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को हराया था, ठीक है। और कलिंग प्राचीन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो एक राज्य था, ठीक है, जो वर्तमान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में आता है। और युद्ध के बाद अशोक ने धाम के मार्ग का अनुसरण किया। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुवर्णगिरी, ठीक है। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, जो यह दक्षिण प्रांत की राजधानी थी, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा, जो अधिकांश प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरमैइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश भाषा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। कौन सा भाषा में? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में अधिकांश लिखे गए। और अशोक के कंधार शिलालेख जो यूनानी और अरमाइक भाषाओं में लिखे गए हैं, और ये कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में, ठीक है। और अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश क्षेत्रों में पाए गए हैं। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो क्या है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। किस सदी में? 3री सदी में, ठीक है। और भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1989 में घोषित किया था।
तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, जिसका पीरियड काल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य वंश की स्थापना यानी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक किसको हराया था? धनानंद को, ठीक है, मगध पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन किया। उसके बाद अगला शासक आता है अशोक, ठीक है। बिंदुसार के बाद अशोक महान ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, जो मौर्य के साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था, ठीक। उसके बाद अशोक के बाद अगला शासक आता है दशरथ मौर्य, और दशरथ मौर्य के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। इसने नागार्जुन गुफाएं का निर्माण कराया था, ठीक है। किसका? नागार्जुन गुफाएं का निर्माण कराया था, जो कहाँ है? बराबर की पहाड़ियों में स्थित है और बिहार में स्थित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसने उसके बाद फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख में, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और जिसमें युद्ध के परिणामों और अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को यानी शुंग वंश ने समाप्त किया था, ठीक है। मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और उन्होंने अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश ने, ठीक है। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए, और सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे की सिक्के जारी किए थे। तो सर्वप्रथम शीशे की सिक्के जारी किसने किया था? सातवाहन, ठीक है। और सातवाहन वंश की स्थापना राजा सिमुक ने किया था, और सातवाहन राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करता था, ठीक है, जो महाराष्ट्र के आधुनिक यानी पेठन में स्थित है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो ये सवाल आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था, जो प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति की भी मेजबानी की थी, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण था। और भारत में सोने के सिक्का का प्रचलन सबसे पहले कुषाण वंश ने ही किया था, ठीक है। और शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। और कुषाण साम्राज्य की दो राजधानियां थी, पहला है पुरुषपुरा, जो आधुनिक कहाँ पाकिस्तान के पेशावर में, और दूसरा में है मथुरा, जो यूपी राज्य में स्थित है। और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियां और विजयों का वर्णन है, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में लिखा था। और गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त को माना जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और नेपोलियन कहने वाले कौन थे? वी.एस. स्मिथ थे, ठीक है। और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था, और उसने कविराज, परम भागवत, अश्वमेध पराक्रम और विक्रम सर्व रजोछत जैसी उपाधियों की ग्रहण की थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त यानी एक भी युद्ध भी नहीं हारा है, ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या था कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति वंश से।
हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश से संबंधित था, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और जो एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक और कवि थे, जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी यानी हरचरित लिखी थी। और हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों का रचना किया है, जिसमें से पहला रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले आखिरी चीनी यात्री कौन थे? ह्वेन त्सांग। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, रवि कीर्ति पर ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने 610 ईसा से 642 ईस्वी तक शासन किया। और ऐहोल शिलालेख, जिसे ऐहोल प्रशस्ति भी कहा जाता है, और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। और यह शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियां और विजयों का वर्णन करता है। और यह शिलालेख भारत के कर्नाटक राज्य के ऐहोल के मेगुती जैन मंदिर में स्थित है। और चालुक्य वंश का पहला राजधानी ऐहोल थी, जिसे बाद में पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में बदलकर बदामी या वातापी की राजधानी बनाया। ठीक है, यानी पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की पहली राजधानी ऐहोल से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? बदामी, जिसे वर्तमान में वातापी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। ठीक है, जो शून्य का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जस्ट मैंने पिछले सवाल में कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगला सवाल में क्या देखिए, बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो जस्ट मैंने भी ये सवाल पिछले में करवाया था, जो एक्स्ट्रा में आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। ठीक है, बाणभट्ट था। अगला सवाल में क्या देखिए, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। ठीक है, और प्रभावती गुप्ता का शादी वाकाटक वंश के शासक यानी रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। ठीक है, अगला सवाल में क्या देखिए, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका एक और अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और भारतीय इतिहास में गुप्त काल यानी लगभग 320 से 550 ईस्वी तक को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी गुप्त काल को किस युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, समुद्रगुप्त, जो एक अच्छा वीणा वादक था। गुप्त साम्राज्य के शासकों में समुद्रगुप्त वीणा वादक के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं समुद्रगुप्त को जो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मैंने जस्ट यानी पिछले सवालों में करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, जो स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल में क्या देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, जो 5वीं शताब्दी में भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था।
और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण यानी नष्ट हो गया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया था। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर पूछा है वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछता गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा है तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त साम्राज्य का पहला संस्थापक श्री गुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला शासक आता है घटोत्कच। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। उसके बाद फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आता है अगला शासक समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इसी के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान आता है। ठीक है, और कुमारगुप्त यानी हुनों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था और हुनों का सफलतापूर्वक विरोध स्कंदगुप्त ने किया था। और सबसे लास्ट यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो संगम साहित्य की रचना शास्त्रीय तमिल भाषा में हुई थी, जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में से तोल्कापियम, एतुतोके, शिल्पादिकारम, उसके बाद मणिमेखले और जीवक और चिंतामणि महाकवि शामिल है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर चेर, चोल और पांड्य इन तीनों राजवंशों ने शासन किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं चेर के बारे में, जिसकी राजधानी वांची था और कहाँ स्थित है? केरल और कोंगू नाडु में स्थित है। अब बात करते हैं चोल के बारे में, जिसकी राजधानी पहले उरेयूर था, लेकिन बाद में इसका राजधानी चेंज कर दिया और तंजौर कर दिया, यानी तंजावुर था। ठीक है, और चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजा राज प्रथम था। ठीक है, और पांड्य के बारे में बात करते हैं, इसकी राजधानी मदुरै था और तमिलनाडु के वैगई नदी के तट पर स्थित है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ, आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, राजा श्री विष्णु वंश के शासक थे। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश के। राजा श्री विष्णु, जिन्हें सिंह विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, पल्लव वंश के शासक थे, जिन्होंने पल्लव वंश के गौरव को पुनः स्थापित किया था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी और महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र और एक महान कवि थे। अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में, जो महेंद्र वर्मन का पुत्र और उत्तराधिकार था, जिसे मामला भी कहा जाता है, और 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी नरसिंह वर्मन जो 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद अगला शासक जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, जिसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल में क्या देखिए, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र। होयसल के बारे में बात करते हैं तो होयसल वंश की स्थापना निरपकाम द्वितीय ने की थी, जिन्होंने कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शासन किया था। और इसकी राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र, जिसे अब हलेबीडु के नाम से जाना जाता है। और होयसल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता विष्णुवर्धन था। यानी होयसल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता कौन था? विष्णुवर्धन था, लेकिन संस्थापक इसका कौन था? निरपकाम द्वितीय था। चेनाकेशव मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चेनाकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन ने। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को।